नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मोर स्टडी जंक्शन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज की क्लास के अंतर्गत अपन हिंदी विषय से संबंधित सामान्य व्याकरण की चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी के सामान्य व्याकरण को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कि एक बिंदु के साथ दूसरे बिंदु को जोड़ करके किस प्रकार से पढ़ा जाए, कि एक बिंदु पढ़ने के बाद दूसरा बिंदु जब अपन पढ़ते हैं तो दूसरे बिंदु के अंतर्गत वो अच्छी प्रकार से सहायता या फिर मदद करे, ताकि पहले पढ़ी गई बात दूसरी बात के अंतर्गत इंक्लूड हो, यानी समावेश हो, उसका क्या किया गया हो, समावेश किया गया हो। इसका मतलब उसको कहते हैं अपन तारतम्यता या क्रमबद्धता कहा जाता है। मित्रों देखिएगा, सामान्य यदि हिंदी के सामान्य व्याकरण की अगर अपन बात करते हैं तो सामान्य व्याकरण को अपन 3 अंशों में विभक्त करते हैं। यानी सामान्य व्याकरण के अंतर्गत मूलतः अपने पास 3 इकाइयाँ होती है। कितनी इकाइयाँ होती है? 3 इकाइयाँ होती है। देखिएगा मित्रों, वो 3 इकाइयाँ कौन कौन सी होती है अपने पास, जिसके अंतर्गत एक तो है अपने पास वर्ण विचार। किसकी बात है? एक तो यदि अपन बात करें तो वो है वर्ण विचार की। किसकी है? वर्ण विचार है। वर्ण विचार यदि वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि समूह की यदि मैं बात करूं तो वो है शब्द। क्या है? शब्द। यानी वो हो गया आपका शब्द विचार। क्या हो गया? शब्द विचार। ठीक है मित्रों, वो हो गया आपका शब्द विचार। और यदि शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो पद रूप ग्रहण करते हुए किसकी रचना करते हैं? वाक्य की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? वाक्य की रचना करते हैं। इसका मतलब कौन सी इकाई हो गई? तीसरी जो इकाई हो गई वो होगी वाक्य विचार की। किसकी हो गई? वाक्य विचार की हो गई। ठीक है, देखिएगा, इसका मतलब यदि अपन ये बात करें कि हिंदी की सामान्य व्याकरण को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो मूलतः 3 ही भागों में विभक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो है अपने पास वर्ण विचार, एक है अपने पास शब्द विचार और एक है वाक्य विचार। यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर, यानी क्रमबद्धता से व्याकरण का शिक्षण करना। देखिएगा मित्रों, अपन यहाँ पर वर्ण विचार के अंतर्गत जो विचार करेंगे या चर्चा रहेगी अपनी, वो वर्णों पर रहेगी और वर्णों को अपन 2 भागों में बांटेंगे, जिसके अंतर्गत एक तो रहेगा अपने पास स्वर। क्या रहेगा? जिसके अंतर्गत एक तो रहेगा अपने पास स्वर, यानी अपन स्वरों पर चर्चा करेंगे इससे। और दूसरे यदि अंश की बात करें तो अपने पास है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। यानी इस जगह अपन चर्चा करेंगे, वो करेंगे किस पर? व्यंजनों पर। यानी हिंदी वर्णमाला की यहाँ पर 11 स्वर और 33 व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर कितने वर्ण होंगे? 44 वर्ण होंगे। इन 44 वर्णों पर चर्चा करेंगे। और फिर यदि मैं शब्द के संबंध में कहूँ तो इन्हीं वर्णों के सहयोग से मिलकर सार्थक ध्वनि समूह होता है। यानी इन्हीं वर्णों की सहायता से मिलकर बना जो सार्थक ध्वनि समूह होता है, उस सार्थक ध्वनि समूह को अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिएगा, शब्द हिंदी के अंतर्गत किस तरह से प्रयुक्त होते हैं? मूलतः अपन शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों के अंतर्गत अपन विभक्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत यदि मैं आपसे 1 नंबर पर बात करूं तो अपने पास शब्द होते हैं। यानी आप कई बार अपन ये नहीं कहते हैं कि सर आखिरकार शब्द आए कहाँ से? भाई उत्पत्ति तो हुई है कि शब्द आए कहाँ से। तो देखिएगा, अगर शब्द आए कहाँ से, इसका मतलब पहला जो वर्गीकरण बन रहा है वो बन रहा है अपने पास व्युत्पत्ति। क्या? व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर यदि अपन शब्दों की बात करें तो अपन शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत अपने पास शब्द हैं। एक तो तत्सम शब्द है। कौन से शब्द है? तत्सम शब्द है। नंबर 2 पर बात करें तो अपने पास शब्द हो गए तद्भव। कौन से शब्द हो गए? तद्भव। नंबर 3 अपन अगर बात करें तो अपने पास शब्द हो गए कौन से? देशज। कौन से हो गए?
देशज। नंबर 4 अपने पास शब्द है विदेशज। कौन से? विदेशज। और एक और अंश की यदि अपन बात करें तो अपने पास शब्द है कौन से? संकर शब्द। पहला से नहीं, पहला से यदि प्रयुक्त किया गया तालव्य से तो शिव जी के लिए है। यहाँ विदित रहे कि ये संकर जो शब्द है इसका मतलब है मिश्रण। क्या है इसका मतलब? है मिश्रण। इसका मतलब व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर यदि अपन बात करें तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर अपने पास शब्द कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, जिसमें एक तो तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन बिना किसी परिवर्तन के अपन हिंदी भाषा के अंतर्गत इन्हें काम में लेते हैं। ये तद्भव शब्द कौन से हैं? ये यही तत्सम का परिवर्तित रूप है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन उच्चारण तथा लेखन की सुविधा को देखते हुए उनमें परिवर्तन या बदलाव कर लिया गया, जो कि कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। देशज शब्दों की यदि मैं बात करूं आपसे तो देशज शब्द कौन से हैं? देश प्लस जय। जय मतलब जन्मे, अर्थात आमतौर पर क्षेत्रीय बोलियों के शब्द, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सर ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता उन्हें अपन क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। एक है अपने पास विदेशज। विदेश प्लस जय। जय मतलब जन्मे हुए। कहाँ जन्मे हुए? विदेश में जन्मे हुए, यानी विदेशी भाषाओं के शब्द। कौन सी भाषाओं के शब्द? विदेशी भाषाओं के शब्द। और एक है अपने पास कौन से शब्द? संकर शब्द, जो कि 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं। मित्रों, यहाँ से यदि मैं रीट की बात करूँ आपसे तो रीट वृत्ति के अंतर्गत यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तत्सम तद्भव से रिलेटेड होता है और एक किससे पूछता है? विदेशज से पूछता है। मतलब यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है। एक तो तत्सम तद्भव से संबंधित पूछता है और दूसरा किससे संबंधित पूछता है? विदेशज शब्दों से संबंधित पूछता है। किससे संबंधित? विदेशज शब्दों से संबंधित पूछता है। यहाँ से प्रश्न करता है। ठीक है, यहाँ से इन शब्दों को याद करने का एक आसान तरीका होता है और एक तरीके के तहत याद किए जा सकते हैं। यानी इनका क्या नहीं लगाया जाता है? रट्टा नहीं लगाया जाता है। यानी सूझ शक्ति के माध्यम से इनको क्या किया जाता है? समझा जाता है और समझ करके इनको तैयार किया जाता है। देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि जैसे अपने पास विदेशज शब्द लिखे हुए हैं। कौन से हैं? विदेशज। और विदेशज शब्दों के लिए एक अपन शब्द बोलते हैं आगत। क्या बोलते हैं? आगत। आगत मतलब आए हुए। जैसे कि मैं तुम्हारे से कहूँ कि यहाँ अगर आपको फारसी भाषा के शब्द याद करने हैं, क्या करने हैं? फारसी भाषा के शब्द याद करने हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि इनकी एक श्रृंखला बना लीजिए शब्दों की, ताकि वो आसानी से याद हो जाए। देखो, जैसे कि मैं तुम्हारे को बोल करके सुनाता हूँ। अफसोस है जिंदगी जमींदार की चिल्लम हुक्के से हुई बीमार, दवाई ली जलेबी की मलाई गुलाबी की शराब, बाग अमरूद अनार आवारा आराम से आसमान की आतिशबाजी में पढ़ रहा अखबार, अखबार तनख्वाह के खजाने से खर्च कर कारीगर मजदूर से बनवाई दीवार, सौदागर सुल्तानों की कुश्ती में तबाह हुआ साहब, गवाह बना बाजार, चालाक दर्जी ने उस्ताद की उम्मीद में पाजी के पजामे का बना दिया गुबार, कमीनों की यारी को नापसंद कर दिलेर दिल ने लगाया बर्फ़ का दरबार, जिगर की याद में बारिश की राहों में बीमार हुई सरकार। यदि इस तरह से याद कर लेते हैं अपन तो वो आसानी से, सरलता से व सहजता से क्या हो जाता है? याद हो जाता है। यदि मित्रों मैं दूसरे वर्गीकरण की यानी दूसरे अंश की यदि आपसे बात करूं तो दूसरा अंश अपने पास बनता है, वो बनता है रचना या बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर लिख देता हूँ। रचना या बनावट कहते हैं अपन, रचना के आधार पर। देखिए, नाम क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है रचना, यानी अपन शब्दों की रचना करते हैं। तो रचना के आधार पर अपने पास शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर अपने पास कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 3 प्रकार के शब्द होते हैं रचना के आधार पर। एक तो होते हैं मित्रों रूढ़ शब्द। कौन से शब्द होते हैं? एक तो होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किनको कहते हैं अपन? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी इसके संबंध में ये कहा जाता है कि रू प्लस ढ बराबर रूढ़, ऐसे तो नहीं बनता ना।
इसका मतलब ये खुद ही नहीं टूटता, इसका मतलब जो खुद नहीं टूटता वो दूसरे को नहीं तोड़ सकता। यानी अपन कहते हैं ना कि जिसने खुद ने दुख देखे ना हो वो दुखों के बारे में क्या जाने, तो ये क्या जाने कि कैसे तोड़े जाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो मूल शब्द होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जाता, जैसे पेड़ आ गया, क्या आ गया, पत्थर आ गया, ये ऐसे शब्द हैं जिनका क्या नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उनको अपन क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, यदि अपन बात करें तो अपने पास शब्द होते हैं कौन से, यौगिक शब्द। कौन से होते हैं, यौगिक शब्द। देखिएगा, यौगिक शब्द का खुद का खंडन होता है। इसका मतलब जो खुद टूटता है वो दूसरे को तोड़ना तो जानता है, इसका मतलब जिसको खुद को टूटना आता है वो दूसरे को तोड़ना भी जानता है। क्यों? क्योंकि यौगिक शब्द की खुद की रचना कैसे हुई है, योग के अंतर्गत एक प्रत्यय जुड़ने से यौगिक शब्द की क्या हुई है, रचना हुई है। देखिएगा मित्रों, विदित रहे कि यौगिक शब्दों के अंतर्गत संधि है, क्या है, संधि है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, क्या है, प्रत्यय है और समास है। लेकिन विदित रहे कि समास के अंतर्गत इसके 5 ही समासों का अध्ययन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 ही समासों के उदाहरण क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा अंश बनता है अपने पास, वो बनता है योग रूढ़ का। किसका बनता है, योग रूढ़ का। योग रूढ़ शब्द किस समास के, बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण कैसे शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। एक ही नाम लिखो तब भी ध्यान रखा करो, बहुव्रीहि के अंतर्गत ही अपन बड़ी लिख देते हैं, जो कि वृत्तनी की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाए। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरणों को योग रूढ़ क्यों कहा जाता है, ये मैं बता दूं तुम्हारे को, कि जैसे अपने पास शब्द लिखा हुआ है दशानन। क्या लिखा हुआ है, दशानन। यदि दशानन शब्द की मैं बात करूं तो दशानन शब्द का खंडन है 10 धन आनन। क्या है, 10 धन आनन है, 10 धन आनन। देखिएगा 10 के अंतर्गत आनन का क्या हुआ है, योग हुआ है। 10 में आनन का क्या हुआ है, योग हुआ है। और दशानन शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया, रावण के लिए रूढ़ हो गया। किसके लिए, रावण के लिए। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसमें पहले कोई न कोई योग हुआ हो और फिर आगे जाकर के वो किसी एक प्राणी विशेष, जीव विशेष या वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, उसको अपन देखिएगा 10 में आनन का योग हुआ, मैंने ये योग लिख दिया, और ये रावण के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया, ये आगे मैंने रूढ़ लिख दिया। इसका मतलब ये कैसे शब्द बन गए, योग रूढ़ शब्द बन गए। अतः विदित रहे कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरणों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। देखिएगा मित्रों, यदि अपन तीसरे अंश की बात करें तो शब्द की बात कर रहा हूँ, शब्द विचार में तीसरा वो है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अपने पास शब्द है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, प्रयोग के आधार पर अपने पास शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं अपने पास विकारी। कौन से होते हैं, विकारी। विकारी शब्द अपने पास 4 प्रकार के। यहाँ अपन पढ़ने वाले किसके संबंध में, संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है, क्रिया है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या है, क्रिया है। नंबर 2 की यदि अपन बात करें तो अपने पास है कौन से, अविकारी। कौन से हैं, अविकारी, या फिर अपन कह सकते हैं अव्यय। कौन से, अविकारी या अव्यय शब्द। ये भी 4 प्रकार के विदित रहे, जिसके अंतर्गत एक तो अपन पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन संबंध बोधक का भी। क्या पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे। एक अपन समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे अपन विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मित्रों विदित रहे किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के अपने पास, एक तो है विकारी और एक है अविकारी या फिर अव्यय शब्द। ठीक है।
तो विकारी शब्दों के अंतर्गत है अपने पास संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्या है, क्रिया है। और यदि अविकारी अव्यय शब्दों की अपन बात करें तो अविकारी अव्यय शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। ठीक है। अब देखिएगा नंबर 4 पर यदि मैं शब्दों की बात करूं तो नंबर 4 के अंतर्गत अपने पास शब्द है, वो है किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। मित्रों विदित रहे अर्थ के आधार पर शब्दों को मूलतः 3 ही भागों में बांटा जाता है। मूलतः 3 ही भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को मूलतः 3 ही भागों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 अंश क्या है, एक तो मित्रों शब्द का सीधा सीधा अर्थ निकल जाए, एक शब्द लक्षण बताते हुए अर्थ प्रकट करता है और एक व्यंग्य अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है, व्यंग्य अर्थ में आता है। यदि मुख्यार्थ की बात करूं तो एक तो शब्द अभिधार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अभिधार्थ होते हैं। अभिधार्थ मतलब जिनका सीधा सीधा अर्थ निकलता हो, मुख्यार्थ होता है, अभिधार्थ होता है। एक होता है लक्ष्यार्थ। क्या होता है, लक्ष्यार्थ। और एक होता है व्यंग्यार्थ। क्या होता है, व्यंग्यार्थ होता है। एक तो होता है क्या, अभिधार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ और एक होता है व्यंग्यार्थ। ये क्या है सर, देखिएगा जैसे कि अपने पास शब्द है, एक शब्द ले लिया अपन ने गधा। क्या ले लिया, एक शब्द लिया अपन ने गधा। इस गधा शब्द का अभिधार्थ भी बन जाएगा, लक्ष्यार्थ भी बन जाएगा और व्यंग्यार्थ भी बन जाएगा। कैसे, जैसे कि अपन कहते हैं कई बार गधा घास चर रहा है, गधा घास चर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अभिधार्थ है, अर्थात वो मुख्यार्थ है। गधे विशेष किसके संबंध में काम, एक पशु विशेष की बात करें। लक्ष्यार्थ की यदि बात करूं तो मैं कह दूं कि मेरा मित्र गधा है, इसका मतलब मित्र गधा तो यानी एक पशु विशेष तो नहीं है, लेकिन उसके लक्षण कैसे हैं, गधे जैसे हैं। यदि अपन व्यंग्यार्थ में कहें तो कह दें जैसे कि इस देश में गधे घास चरते हैं, घोड़े भूखे मरते हैं। क्या हो जाएगा, व्यंग्यार्थ हो जाएगा। इसका अर्थ के आधार पर शब्दों को अपन 3 भाग बांटते हैं। एक शब्द है उसका 3 तरह से क्या निकाल सकते हैं अपन, अर्थ निकाल सकते हैं। 3 तरह का अर्थ होता है, लेकिन शब्द शक्ति अपने पास यहाँ अंश नहीं लेते हैं अपन। तो यहाँ अपन पढ़ते हैं क्या है, यहाँ अपन पढ़ लेते हैं क्या, एक तो एकार्थी। कौन से, एकार्थी शब्द पढ़ लेते हैं, विलोम पढ़ लेते हैं, अर्थ आएगा तभी तो आएगा। पर्यायवाची पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची पढ़ते हैं, योग्य शब्द पढ़ते हैं। योग्य शब्दों को समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है मित्रों। क्या पढ़ते हैं, योग्य शब्द पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या पढ़ लेते हैं अपन, लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं। तो ये किसके आधार पर है, सभी अर्थ के आधार पर भी है, अर्थ के आधार पर है। और यदि मैं बात करूं कि अपने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी हिंदी अनुदित, हिंदी अंग्रेजी अनुदित, वो किसके अंतर्गत है, अर्थ के अंतर्गत ही तो है। कोई अंग्रेजी का शब्द दे दिया जाता है, उसका क्या पूछ लिया जाता है, अर्थ पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, अर्थ पूछ लिया जाता है। एकार्थी है, अनेकार्थक है, क्या है, अनेकार्थक है, यानी अनेकार्थक शब्द आ गए। क्या आ गए, अनेकार्थक शब्द आ गए। तो मित्रों ये जो अपना क्या होता है, ये जो अपन क्या करते हैं, बेसिकली शब्दों का ज्ञान करते हैं। इनका जब अपने को अर्थ विदित होता है तब आसानी से इन प्रश्नों को सरल किया जा सकता है, यानी आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा मैंने मित्रों दूसरे अंश के अंतर्गत आपको दिया शब्द विचार, और शब्दों को अपन ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, यानी 4 प्रकार के अपने पास शब्द है जिनकी श्रृंखलाएं बनती है। मैं अभी प्रारंभ कर रहा था, उसमें कह रहा था कि किसी भी अंश को पढ़े हैं तो उसको एक व्यवस्थित ढंग से और व्यवस्थित करके पढ़ें, ताकि वो आसानी से या सरलता से अपन उसको ग्राही बना सकें।
तो शब्द विचार को 4 भागों में बांटा। एक तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों की बात की है। नंबर 2, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक रूढ़ शब्द है, एक यौगिक शब्द है और एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यहाँ पर अपने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आ गई, समास आ गया, उपसर्ग आ गया और प्रत्यय आ गया। आया है मित्रों, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। एक यौगिक शब्दों की अगर अपन बात करें तो यौगिक शब्दों में के संधि में योग होता है, उपसर्ग में उपसर्ग का योग होता है, संज्ञा शब्द में प्रत्यय का योग होता है। ठीक है, और समास की यदि बात करें तो समास में भी तो पदों का योग होता है, लेकिन एक समास ऐसा होता है जिसके अंतर्गत योग तो वाव होता है, लेकिन वो आगे जाकर के किसी प्राणी विशेष, जीव विशेष या वस्तु विशेष के लिए क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है, जिसको अपन योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अतः बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं? 2 प्रकार के शब्द हैं। एक तो विकारी है, दूसरे क्या है? अविकारी, या फिर कौन से शब्द है? अव्यय शब्द। विकारी शब्दों की यदि अपन बात करें तो विकारी शब्दों के अंतर्गत अपने पास है क्या क्या? विकारी शब्दों के अंतर्गत अपने पास है संज्ञा है, क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है और क्या है? क्रिया है। अविकारी या अव्यय शब्दों के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है, या निपात की भी बात की जाती है, निपात को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग के आधार पर हो गई। ठीक है, अर्थ के आधार पर मैंने कहा कि शब्द 3 प्रकार के, यानी एक शब्द 3 प्रकार के अर्थ देता है, अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। यानी मुख्य अर्थ दे सकता है, लाक्षणिक अर्थ दे सकता है और व्यंग्य अर्थ दे सकता है। गधे का उदाहरण लेकर के मैंने बताया था तुम्हारे को। अब मैं कह रहा हूँ कि इन स्थितियों को ना लेकर के अपन यहाँ अर्थ के आधार पर एकार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, युग्म शब्द है और प्रशासनिक शब्दावली यानी पारिभाषिक शब्दावली है। ये सभी के सभी अंश किस पर आधारित होते हैं? अर्थ पर ही आधारित होते हैं, इसलिए वहाँ पर पढ़ लेते हैं अपन इनको। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों, अपन कहते हैं कि सर अभी तक शब्द शुद्धि की बात नहीं हुई। अगर अपने को संधि, उपसर्ग, प्रत्यय का सही ज्ञान होता है तो यहाँ पर अपना कौन सा प्रकरण हो जाता है? शब्द शुद्धि वाला प्रकरण भी हो जाता है। यानी शब्द शुद्धिकरण की यदि मैं बात करूं तो शब्द शुद्धिकरण वाला अपना प्रकरण है वो संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के साथ अपन यहाँ करेंगे, इसी के बाद में हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक शब्द का ही हिस्सा है। और यदि अपन बात करें कि सर अभी तक काल की बात नहीं हुई, तो मित्रों कोई काम यदि हुआ है तो इसका मतलब वो कोई न कोई समय जरूर उदित करता है। भूतकालिक क्रिया है, वर्तमानकालिक क्रिया है या फिर भविष्यत्कालिक क्रिया है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्काल की बात की जाती है, तो काल इस जगह हो जाएगा। अब वचन की और लिंग की बात आई तो संज्ञा के अंतर्गत ही अपन किसका ज्ञान करेंगे? वचन का ज्ञान करेंगे। और संज्ञा के अंतर्गत ही अपन किसका ज्ञान करेंगे? लिंग का ज्ञान करेंगे, यानी भिन्न से ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे। अब देखिएगा 2 इकाइयाँ हो गई, एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार, और अंतिम इकाई की यदि मैं बात करूं तो अंतिम इकाई है अपने पास वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार है। यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंग है, वाक्य के भेद है या प्रकार है, उनका विश्लेषण करेंगे। और साथ ही साथ इस जगह अपन विश्लेषण भी करेंगे किसका? पदबंध का। किसका? पदबंध का। किसका? पदबंध का। क्यों? क्योंकि पदों में बंदी रचना को ही तो क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। पदों में बंदी रचना को ही तो अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर पदबंध की बात हो जाएगी। और साथ ही साथ मित्रों इसी जगह वाक्य वाले इसी अंश के अंतर्गत अपन वाक्य शुद्धिकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाक्य शुद्धिकरण की बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण कड़ी है व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिएगा विद्वानों का ये मानना है कि क्रमबद्ध रूप से व्याकरण पढ़ाने से रट्टे की स्थिति होती है, इसलिए जो वैज्ञानिक क्रम बताया जाता है वो बताया जाता है कि वाक्य से व्याकरण पढ़ाइए। यदि मित्रों अपन वाक्य से व्याकरण पढ़े, वाक्य से अगर अपन व्याकरण को पढ़ते हैं तो वाक्य के अंतर्गत क्या वर्णों का समावेश नहीं होता? हो जाता है। शब्दों का समावेश अर्थात पद के रूप में होता है या नहीं होता? होता है। वाक्य के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब शब्द आते हैं। क्या संधि युक्त, उपसर्ग युक्त, प्रत्यय युक्त, समास युक्त शब्द आते हैं। क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, और आवेश शब्दों का क्या रहता है? योग रहता है। और विलोम हो सकता है, कोई पर्यायवाची का शब्द दिया जा सकता है, उसका पर्याय हो सकता है। लोकोक्ति या मुहावरे की कहावत कही जा सकती है।
इसका मतलब वाक्य के अंतर्गत इन सभी का अपन क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतया व्याकरण के अंतर्गत ये 3 ही प्रकरण होते हैं, जिसके अंतर्गत एक वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे, एक शब्द विचार पर, शब्द विचार के अंतर्गत आपके पास प्रकरण उपलब्ध हो गए, और एक करेंगे अपन किसके ऊपर, वाक्य विचार पर। किस पर विचार करेंगे, वाक्य विचार प्रकरण पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसका मतलब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मित्रों, एक एक प्रकरण का बारीकी से विश्लेषण करने के साथ साथ याद रहे मैं अभ्यास कार्य भी कराऊंगा आपको, क्योंकि मित्रों प्रकरण या टॉपिक तो अपन पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रकरण या टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, और यदि अपन मूल्यांकन नहीं करते हैं इसका मतलब वो गुणात्मक शिक्षण नहीं माना जाता है। इसलिए अपन प्रकरण पूरा करने के बाद हर एक प्रकरण का अभ्यास करेंगे, अभ्यास प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, और अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रकरण को दोबारा एक बार और क्या कर देंगे, दोहरान कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए मित्रों, अपने साथ बने रहिए हमारे साथ, और पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। है मित्रों, आगामी क्लास यानी आगे वाली क्लास के अंतर्गत अपन विचार करेंगे सबसे छोटी इकाई वर्ण विचार पर। ठीक है, तब तक बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।